सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अब से कुछ देर पहले साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी को 6 माह बाद पिम्स हॉस्पिटल से आज, यानी कि उससे पहले वो अडियाला जेल में थे और अब पिम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज, तो उनको आज रिहा कर दिया गया है। 1-1 करोड़ रुपए के जो है वो जमानती मशवल्के जमा करवाए गए और जाली अकाउंट केस और पार्क लेन केस में वो गिरफ्तार थे और उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने करप्शन की है। इन जाली बैंक अकाउंट के जरिए 3 अरब 73 करोड़ रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम है और अब उनको पिम्स हॉस्पिटल से रिहा किया गया है। कराची मुंतकिल किया जाएगा जब मुमकिन तौर पर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में उनका इलाज भी होगा। ज़रा सूरत हाल हम जान लेते हैं पहले इरशाद संजरानी से, फिर आगे बढ़ेंगे। इरशाद, आज रिहा किया गया है, कराची आएंगे, अब यहाँ पर इलाज होगा, उसके बाद क्या आगे होगा? जब इलाज हो जाएगा तो फिर क्या सियासत भी करेंगे? इतलात क्या है आपके पास जरदारी साहब के हवाले से? अहम बात की आपने, और सबसे अहम अपडेट इस वक्त कि आसिफ जरदारी के तैयारे को इस वक्त उड़ान की इजाजत नहीं मिली है क्योंकि इस्लामाबाद का जो मौसम खराब है और एयरपोर्ट जराये के मुताबिक क्योंकि इस्लामाबाद का फजाई मौसम खराब होने के बाद आसिफ जरदारी के जो खुसूसी तैयार है उसको तो इजाजत नहीं मिल रही है अभी फिलहाल। लेकिन दूसरा बैक एंड पर जो है श्रीन एयरलाइन की जो परवाज है उसमें भी आसिफ जरदारी, आसफा भुट्टो, बख्तार भुट्टो और बिलाल भुट्टो जरदारी की टिकट बुक कर ली गई हैं। मुमकिन तौर पर 9:30 बजे की फ्लाइट है, उसमें आ सकते हैं। हाँ, जब यहाँ पे कराची जो है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में चौथे फ्लोर पर सूट नंबर 2 आसिफ जरदारी के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किया गया, जराये ने इसको कंफर्म किया है और वहां पर जो इलाज जो है डॉक्टर नदीम कमर की सरबराही में हो गया क्योंकि वो जो हार्ट सर्जन है और यहाँ पर जो है उसके बाद बड़ी अहम तब्दीलियां जो है पीपल्स पार्टी के अंदर जो चमक गई हुई हैं और खुसूसी तौर पर कल रात जो पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा ने हमसे रब्ता किया है उन्हें कह दिया गया है कि तैयारी पकड़ें, बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली। मुख्तलिफ वज़रा जो है वो मुशीर अपनी जो कलमदान बचाने में लग गए हैं, डिप्लोमेसी और इसलिए लग गए क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में आसिफ जरदारी के करीब जो वजारतों में और खुसूसी तौर पर वज़ीर हाउस में बाकायदा एंट्री बैन हो गई थी। इस हवाले से हमारी बात भी हुई थी। गुलाम कादिर मरी आसिफ जरदारी खुसूसी दोस्त है, उनके काम भी नहीं हो रहे थे और गुज़िश्ता दिनों हमने इस हवाले से ब्रेकिंग भी की थी। तो आसिफ जरदारी बड़ी तब्दीली चाहते हैं, बड़े मुख्तलिफ जो वज़रा की कारकर्दगी उनसे उनके जो रवैये हैं तो जो अवाम से और उनको जो कारकर्दगी ना आप बता सकते हैं इरशाद कि वो कौन से वज़रा हैं जिनके कलमदान अभी खतरे में पड़ गए? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात जो है बड़े वज़रा ने मुझे खुद फोन किए कि कौन जा रहा है, क्या तब्दीलियां होने वाली। तो बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं और आसिफ जरदारी जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो बाकायदा खुद इसकी रेंज जो संभालेंगे और पीपल्स पार्टी चलाएंगे। मुख्तलिफ वज़रा के रवैयों से वो खुद, क्योंकि वो सही नहीं। और एक और अहम अपडेट है कि चीफ सेक्रेटरी सिंध में आज फौरी तौर पर जैसे आसिफ जरदारी कल जमानत हुई है तो सिंध के लोगों को हजारों नौकरियां देने के लिए तैयारियां कर दी गई हैं। वज़ीर सिंध की हिदायत पर जो चीफ सेक्रेटरी सिंध ने आज अहम इजलास किया और किन मौके में कितनी नौकरियां इस वक्त वैकेंट आज हासिल कर लिया गया है। तो ये अहम डेवलपमेंट है। आइंदा आने वाले दिनों में आसिफ जरदारी बड़ी तब्दीली चाहते हैं पीपल्स पार्टी से। ठीक है शायद, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है अब इन भी होंगे और सियासत में भी ज़ाहिर एक्टिव होंगे जरदारी साहब और उनका इलाज होगा कराची में 9:30 बजे का बताया जा रहा है वक्त के। फ्लाइट बुक की गई है क्योंकि मौसम ख़राब है इस्लामाबाद का, तो खुसूसी तैयारे को इजाज़त नहीं मिली है। अलबत्ता ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में जहाँ पर उनका इलाज होगा और डॉक्टर नदीम कमर जो हैं और दीगर सर्जन उनका इलाज करेंगे। ज़रा वहाँ क्या इंतजामात हैं राउफ नान से जानते हैं। राउफ नान, ज़ियाउद्दीन में क्या इंतजामात किए गए हैं जरदारी साहब की? ज़ाहिर है यहाँ पर इलाज होगा इस हवाले से। जी, आसिफ अली जरदारी की जब कराची में मुंतकिल कर दिया जाएगा तो उनके इलाज मुआवजे के लिए 4th फ्लोर जो VIP वार्ड है उसमें रूम नंबर 2 जो है वो उसमें तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। उसी के साथ साथ बावजूद जराये के कहने के पहले उनका CT स्कैन होगा, उसके बाद उनकी एंजियोग्राफी की जाएगी, जरूरत पड़ने पर जो है वो एंजियोप्लास्टी भी की जा सकती है। जो नदीम कमर है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICVD, वो उनके कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट होंगे। उसी के साथ साथ सिक्योरिटी के पेश नजर ऑल्टरनेट के तौर पर जिना हॉस्पिटल का जो VIP वार्ड है उसे भी तैयार किया गया है कि जरूरत पड़ने पर जो है जिन अस्पताल के VIP वार्ड में भी जो है आसिफ अली जरदारी को मुंतकिल किया जा सकता है। तो ये 2 मुकामात पर जो है उस पर तमाम तैयारियां हो चुकी है। जिना अस्पताल का VIP वार्ड, उसी के साथ साथ ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का VIP वार्ड 4th फ्लोर जो रूम नंबर 2 है उसे तैयार किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया आपका राउफ नान, हमें आगाह कर देना। आगे बढ़ते हैं, अब जरा इस पर डिस्कशन करते हैं। नज़ीर लगाई साहब से ज्वाइन करें, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका लगाई साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। शौकत बसरी
बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपका भी। ज़रा आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी नज़ीर लगारी साहब। ज़ाहिर है 6 माह हो गए थे, 10 जून को नैब ने जरदारी साहब को गिरफ़्तार किया था, आज उनकी रिहाई हुई है। पिम्स में काफ़ी दिनों से वो ज़ेर इलाज थे। अब जो आगे मामलात बढ़ेंगे, जितना संजरानी हमें दे रहे थे अपडेट कि कई सिंध में उखाड़ पिछाड़ होगी, बहुत सारे वुज़रा हैं ज़ाहिर जिनसे वो खुश नहीं हैं, लेकिन अभी उनकी तबीयत भी नासाज है, तो पहले उनका इलाज भी होगा। ज़रा क्या कमेंट करेंगे आप इस पर लगाई साहब? उखाड़ पिछाड़ की हद तक तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कोई ऐसी तब्दीलियाँ जो हैं वो बड़े पैमाने पर फौरी तौर पर होने वाली होंगी। ज़ाहिर है कुछ मेरे ख्याल में आसिफ जरदारी साहब फौरी तौर पर तो अपने इलाज पर तवज्जो देंगे, और अगर इंतज़ामी कोई तब्दीलियाँ होंगी भी तो शायद उसको बिलावल साहब या मुराद अली शाह साहब लुक आफ्टर कर रहे होंगे, और उनका बरह रास्त शायद जरदारी साहब से ताल्लुक़ ना होगा। असल में जरदारी साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, और डॉक्टर नदीम कमर जो हैं वो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं और कार्डियोलॉजी के, और उसके हेड भी हैं जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट है कार्डियोलॉजी का जी। तो वो उनकी निगहदाश्त होगी, और वो चाहे वो जाएं जिनाह में के स्पेशल वार्ड में या जाएं इसमें अज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में, दोनों जगहों पर जो है वो करेंगे। असल बात यह है कि जब इनकी तबीयत ख़राब थी तो इस पर जेल इंतज़ामिया या हुक्मरान इस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे, और वो ये समझ रहे थे कि जी शायद जरदारी साहब जान छुड़ाना चाहते हैं। तो जरदारी साहब तैयार भी नहीं थे बेल के लिए दरख्वास्त देने पर। उनकी बच्चियों ने उनको राज़ी किया और बड़ी मुश्किल से राज़ी हुए। उन्होंने कई लोगों को मना कर दिया था, हमें इस सिलसिले में मालूम होता रहा है। उन्होंने बहुत करीबी साथियों को मना किया, कायरा साहब को मना किया, नैयर बुखारी साहब को मना किया, और उसके अलावा उन्होंने फरहतुल्लाह बाबर साहब को मना किया। इवन बिलावल साहब को भी उन्होंने इनकार कर दिया था कि नहीं बेल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जब आखिर में आसफा ने और मुख्तार भुट्टो जरदारी ने इन्होंने जाकर उन वालिद से कहा, और आई नो मैं पर्सनली जानता हूँ कि वो अपनी बच्चियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और बच्चियाँ मैंने बहुत दफ़ा इस तरह का मुजाहरा देखा है कि कभी भी मैंने बेटियों को इस तरह से अपने बाप के साथ वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए मैंने नहीं देखा है। मेरे लिए बड़ा हैरत अंगेज़ था जब मैंने देखा कि बच्चियां वालिद को जब तक के वालिद नज़र आती हैं पीठ देकर वो ना बात करती हैं ना पीठ देकर चलती हैं, उल्टे पैर चलती हैं जब तक के वालिद नज़र आएँ। वो कभी भी ऐसा नहीं करती हैं कि जब वालिद से खुदा हाफिज़ कहकर बाहर निकलें या कहीं जा रही हूँ तो वालिद को पीट कर। ये बिल्कुल लगाए साहब, बेटियों का बाप से एक ताल्लुक़ होता है, बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ होता है, और यहाँ पर भी ऐसे ही ताल्लुक़ है। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो पीठ भी देकर नहीं चलती हैं और उल्टे पैर चलती हैं, ये मोहब्बत है ज़ाहिर बख्तावर की और आसिफा की। बसरा साहब, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि जो शेख रशीद साहब हैं वो डेली आके ना प्ली बार्गेनिंग की बात करते हैं। आज भी उन्होंने प्ली बार्गेनिंग की बात की। कौन प्ली बार्गेनिंग कर रहा है, कौन करना चाहता है, किसकी जानिब इशारा करते हैं शेख साहब? सुमैया, पहली बात तो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब समेत जो लोग भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बिल्कुल, क्योंकि सेहत पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और जहाँ तक लगारी साहब की एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि हुकूमत ने तो उनकी सेहत की तरफ तवज्जो नहीं दी। देखिए, पहली बात तो वो हुकूमत की कस्टडी में नहीं है, जेल की कस्टडी में है। जुडिशल कस्टडी में जब हमें पता चला जरदारी साहब की तबीयत अच्छी नहीं है, फौरी तौर पर उन्हें पिम्स में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, मेडिकल बोर्ड बनाया गया। वो हुकूमत ने बनाया था, तमाम जो बेहतरीन पाकिस्तान के डॉक्टर थे उन पे मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाया। उसकी बुनियाद पर ज़ाहिर है हाई कोर्ट ने बेल दी है, तो ज़ाहिर है हाई कोर्ट का फैसला है, हमारे इदारे आज़ाद हैं। मैं बल्कि मैं तो पीपल्स पार्टी के कारकुनान को मुबारकबाद भी देता हूँ कि उनके लीडर को ज़मानत मिली है। सियासत अपनी जगह है, तमाम जमातें अपनी जगह हैं। अब जहाँ तक बात की आपने शेख रशीद साहब की, देखिए सुमैया, बात यह है कि पहली तो बात इसकी वजाहत शेख रशीद साहब कर सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी खबर भी ये है कि बिल्कुल प्ली बारगेन के मामला चल रहे हैं पीपल्स पार्टी के भी, और आज भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि नून लीग के भी चल रहे हैं।
दोनों पार्टियां बैकडोर चीजें कर रही हैं। अच्छा। लेकिन वक्त आने पे वो सारी चीजें हाँ, मैं आपको बिल्कुल इस बात को कंफर्म करता हूँ। आज मैं इस्लामाबाद हूँ, मैं हफ्ता 10 दिन लंदन रहा। यानी कि अगर जरदारी साहब मुल्क से बाहर जाएंगे तो हुकूमत जाने देगी प्ली बार्गेन के नतीजे में, ऐसा ही है? नहीं, पहली बात तो यह है कि प्ली बार्गेन का कानून नैब के अंदर मौजूद है। और इससे पहले जरदारी साहब से पहले बहुत सारे लोग प्ली बार्गेन कर चुके हैं। अगर वो प्ली बार्गेन समझिया करते हैं जिसके ताबे एक सर्टेन अमाउंट पे करनी पड़ती है, उसके बाद वो आज़ाद हैं, वो जहाँ मर्जी जा सकते हैं। इसलिए उसमें तो हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होगा। मैं आपको ये बात अहम बताने लगा हूँ। मैं सुमैया लंदन में था पिछले 7-8 दिन से, आज सुबह में आया हूँ। वहाँ पे मैंने अपनी आंखों से ये जो आपकी प्ली बार्गेन की आप बातें कर रही हैं या हवा में चल रही हैं या जो हो रही हैं, और नवाज शरीफ साहब की सेहत के मुतालिक भी मैंने वहाँ भी बयान दिया, आपके चैनल पे भी दे रहा हूँ। मियाँ साहब 100% सेहतमंद हैं। छोटी मोटी बीमारी 70 साल के हो गए हैं, जाहिर है उनको स्टंट पड़े हुए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कह रहे हैं वो सेहतमंद हैं, अभी डॉक्टर्स कह रहे हैं 88% जो है वो शरीयान खून नहीं पहुंचा रही है, बंद हो गई है शरीयान दिमाग को जाने वाली। मेरी सुमैया, मेरी बात को मैं बात 1 बाय 1 मुकम्मल कर दूं। लंदन की फजाओं में भी प्ली बार्गेन की बातें हो रही हैं, जो पहला क्वेश्चन था। दूसरी बात, सेहत के हवाले से मैं खुद आंखों से देख कर आया हूँ। मियाँ साहब सेहतमंद हैं। मियाँ साहब 70 साल के हैं, छोटी मोटी बीमारियाँ। मैं 50 मैं मिलकर नहीं आया, लेकिन मैं जो बातें बता रहा हूँ जरा सुन लें, बड़ी अहम बात है। आपके चैनल में पहली बार आया हूँ मैं अभी लंदन वापसी पे। मैंने लंदन में खड़े होकर भी मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस साहब सो मोटो लें या इवन प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी कोई इंक्वायरी कायम करें, ताकि वो लोग जिन्होंने फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स दी हैं हकायक सामने आ सकें। वो कौन लोग हैं जिन्होंने कोर्ट को डिसीव किया है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने जाली और फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स तैयार की हैं? कौन लोग हैं? साहब को कुछ भी नहीं है तो पूछे ना, वजीर आजम पूछे जो भी है कौन लोग हैं। यास्मीन राशिद साहिबा से पूछे पंजाब के डॉक्टर से। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ सुमैया, मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ ना। मैं हुकूमत का हिस्सा, मैं पीटीआई में हूँ। बिल्कुल बोर्ड हुकूमत ने बनाया। वो कौन सी काली भेड़े थी जिन्होंने वो जाली रिपोर्ट्स तैयार की हैं? जाके वजीर आजम के सामने रखें ये चीजें, उनको बताएं कि मैं देख कर आया हूँ। वजीर बिल्कुल वजीर बताएं कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक है, अट्टे कट्टे हैं। जरा बुलाएं डॉक्टर्स को, पूछें उनसे। बिल्कुल कर रहा हूँ। अच्छा सुमैया, वैसे आप मुझे बात बताइए, जहाँ कहा जा रहा था कि डेथ बेड पे हैं, प्लेटलेट 2000 पे चले गए हैं, पता नहीं अगला लम्हा आता भी कि नहीं आता। अगर मियां साहब को कुछ हो गया तो हुकूमत में अहमद फराज साहब जिन्होंने रिपोर्ट पेश की अदालत में। सर सुमैया, मेरी 2 बातें सुन ले। मियां साहब जेल से अस्पताल से घर शिफ्ट हो गए लंदन। आज तक 1 मिनट के लिए किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए हैं। आज 15 से 20 दिन हो गए उनको लंदन गए हुए। अच्छा, मैं फिर आप जो बात कह रही हैं, मैं इसलिए मुतालबा कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और चीफ जस्टिस साहब से भी, प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी अलग इंक्वायरी लगाएं और इसको प्रोब करवाएं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने जाली रिपोर्ट्स तैयार की थी, जिन्होंने कोर्ट के साथ फ्रॉड किया और उस बुनियाद पर बेल हुई। और होना चाहिए, है ना? बिल्कुल होना चाहिए। इसकी ज़ाहिर पूरे आप करें, इस पर इन्वेस्टिगेट करें कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा किया, जाली रिपोर्ट्स बनाई, इस तरह आप कह रहे हैं। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। मुझे आगे बढ़ना है। बहुत सारे और भी मामलात हैं अभी। ज़ाहिर का नाम ECL से निकालने के मामलात हैं, दीगर चीज़ें हैं। जो कल हुआ उस पर वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और शेरशाह सूरी के लिए उनके क्या अहकामात हैं। ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें हैं। वज़ीर आज़म ने कोर कमेटी और पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज बुलाया था। नाज़रीन, वो जारी है। इस इजलास में आज क्या फैसले होने हैं और इस इजलास का एजेंडा क्या है, ज़रा शहबाज अहमद से मैं जान लेती हूँ। शहबाज, मुझे बताइएगा, ये जो इजलास अभी भी जारी है, इसका एजेंडा क्या है और क्या फैसले होंगे इस इजलास में? ये देखिए सुमैया, कोर कमेटी का इजलास इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है, जबकि तर्जुमानों का इजलास जो है वो कल होगा। जो आज का इजलास है उसका एजेंडा ये है कि एक तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो हैं, उनकी नामों पर चूंकि बड़ा डेडलॉक बरकरार है। 3 रोज लगातार हो गए, पार्लिमानी कमेटी का इजलास नहीं हो पा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज तमाम सूरत हाल से जो है परवेज खट्टक और दीगर जो अरकान है कोर कमेटी के, वो आधार ज़राइन ने हमें ये बताया है कि अपोजिशन कह रही है कि गिव एंड टेक के मामला करें। अगर हुकूमत चाहती है कि चीफ इलेक्शन कमीशन उनका आए तो जो अरकान है वो अपोजिशन की मर्जी से हैं, तो इस मामले में इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। परसों इजलास होना था, परसों नहीं हो सका, कल नहीं हो सका, आज भी मुलतवी कर दिया, अब कल चला गया है। अब लग ऐसे रहा है कि ये अगर राय ना हो सका तो मामला अदालत में जा सकता है। एक तो इस पर बात हो रही है। दूसरा ये आसिफ जरदारी साहब की जो जमानत का मामला है वो भी आज के इजलास में ज़ेरे बहस आएगा, और मरियम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून दरखास्त दायर करती है तो हुकूमत में तो वज़ीर-ए-आज़म वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि किसी सूरत भी हम
फैसल वावडा की तजवीज़ पर कहा था कि उन्हें अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि जो नवाज शरीफ को उन्होंने अलाउ किया था। लेकिन जो शहबाज आप बात बता रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर काटूंगी, क्या ये जो फैसला कल काबीना में किया गया था, क्या उसमें नजरसानी की जा सकती है? देखिए, अभी फिलहाल कोई फैसला ऐसा नहीं किया जा रहा, क्योंकि इस पे मैं आपको बताऊं कि काबीना में जब वज़ीर-ए-आज़म ने जो काबीना अरकान से पूछा था, तो 90% कैबिनेट मेंबर्स ने कहा था कि हमें इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ का मामला भी जो है हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि अब चूंकि उनका जो 4 हफ्ते पूरे हो रहे हैं, तो शहजाद अकबर और फरोग नसीम जो है लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करें उनके मामले, बल्कि कहा था कि उसके लिए रुजू करें कि उनके और मेयर नवाज शरीफ को वापसी के लिए जो है वो इकदाम किए जाए। ये आज के इजलास में आ रहा है जरा। उसके अलावा कल जो PIC में सारा दिन हंगामा रही है, उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो है ब्रीफ किया जा रहा है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल जब वज़ीर आला पंजाब आए थे और उनको उन्होंने कहा था कि आप फौरी तौर पर जाके अमन और अमान के मुलाकात के लिए आए थे, आज वज़ीर-ए-आज़म ने फिर राब्ता किया है और इंक्वायरी रिपोर्ट जो है तफसीली तलब कर ली है। तो ये तमाम तर मामला हैं जिसमें आज कोर कमेटी के इजलास में जो फैसले किए जा रहे हैं। उसके अलावा चूंकि अभी कौमी असम्बली का इजलास भी चल रहा है, कल इजलास होना है और हुकूमत नई बिल लाना चाह रही है, आर्मी एक्ट का मामला भी है, तो बहुत सारे मामला हैं। अच्छा, आर्मी एक्ट के मामले में बताइएगा शहबाज, इसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? आर्मी एक्ट के मामले में अपोजिशन से कौन बात करेगा, उनको कौन कन्विंस करेगा? अपोजिशन से वज़ीर-ए-आज़म ने असद उमर और परवेज खटक साहब को जिम्मेदारी दी है कि वो अपोजिशन को कायल करेंगे, और जो हुकूमती बिजनेस है उसकी जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म ने असद स्पीकर कौमी असम्बली और शिबली फराज जो कायदे अवाम सेनेट है उन्हें दी है। और वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा है कि जो अब, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा ये बात बड़ी जरूरी है कि हुकूमत ने फैसला किया कि तफसीली फैसला आने का इंतजार करेंगे, यानी कि अभी उनको इंतजार है सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आ जाए, उसके बाद फिर ज़ाहिर डिसाइड किया जाए कि किस तरह करना है। बहुत शुक्रिया शहबाज, हमें बड़ा तफसीलन आपने आगाह किया। लखारी साहब, ठीक है, मैं भी यही कहती हूँ, यकीन आपका भी यही मौक़िफ़ है, किसी की सेहत पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए, किसी की सेहत पर किसी किस्म की कोई भी ना करे। अब है मियाँ साहब की बीमारी का मामला और जरदारी साहब की बीमारी का मामला। कल तक हुकूमत ये कहती थी कि मियाँ साहब बहुत बीमार हैं, खुद वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इनकी जान को ख़तरा रहा है, इनको दे दी जाए इजाज़त। उस पर वो मामला इतना लटका और फिर अदालत ने इजाज़त दी। जब वो चले गए हैं तो फिर हुकूमत शोर मचा रही है। और अब मरियम साहबा के जाने का मामला है, उस पर कल जुल्फ़ी बुखारी कहते हैं कि क्या उन्होंने बोन मैरो करवाना है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने प्लेटलेट्स देने हैं अपने, वो क्यों जाना चाहती हैं। तो ये जो रवैया है हुकूमत का, आपको क्या लगता है सही है, ये ठीक है, ऐसे ही रवैया होना चाहिए हुकूमत का? जहाँ तक सियासी पार्टी का ताल्लुक है, ज़ाहिर है यही रवैया होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। वो इस तरह की बात करेगी बतौर पॉलिटिकल पार्टी के, बतौर हुकूमत के वो फिर पूरे मुल्क की हुकूमत है और तमाम अपोजिशन और हुकूमत सारे के सारे लोग जो हैं वो उसके मातहत हैं, तो उसका नज़रिया अपनी जमात के नज़रिए से ज़रा मुख्तलिफ होना चाहिए और अकोमोडेटिव होना चाहिए, जो कि नहीं है। और जहाँ तक बीमारी का ताल्लुक़ है मियाँ नवाज शरीफ की, तो उनके तो प्राइवेट डॉक्टरों की बात मानी ही नहीं गई थी, इसके लिए तो सरकारी बोर्ड बनाया गया था। बल्कि वज़ीर सेहत पंजाब ने तो ख़ुद स्टेटमेंट दी थी कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, और अब तो ये उन्हीं से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और उनके मुकाबले में कंटेस्ट करती रही हैं मियाँ नवाज शरीफ के मुकाबले में, तो उनको ज़्यादा पता होगा और वो ज़्यादा बेहतर तौर पर बता भी सकेंगी कि क्या सूरत हाल है और क्यों ऐसा गलत बयानी क्यों की गई थी। और ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने किया था, बल्कि उनके वज़ीर-ए-आज़म के ज़ाती हस्पताल के डॉक्टरों ने जाकर जो है वो उन्होंने जाकर मुआयना किया था। शौकत खानम हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स गए थे और उन्होंने भी यही रिपोर्ट दी थी। अगर इतने ही लोग मैनेजेबल हैं तो फिर पाकिस्तान में बहुत कुछ मैनेजेबल है। फिर अगर मेरे छोटे भाई हैं बसरा साहब, अगर बसरा साहब इस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है कि वज़ीर सेहत को भी मैनेज कर लिया जाए, शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टरों को मैनेज किया जाए, सरकारी बोर्ड के अरकान को मैनेज कर लिया जाए और उनसे एक ही किस्म की रिपोर्ट हासिल की जाए। और अभी जो लंदन से रिपोर्ट आई है कि वो उनकी शरियान जो है दिमाग की 80% ये 88% के वो खून की ब्लड की रसाई नहीं हो रही है। तो ये भी एक वैसे क्वेश्चन ही है, अगर ब्लड की रसाई नहीं हो रही है तो मूवमेंट कैसे हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये सवाल जरा मैं उठा लूं ब्रेक पर जाने से पहले, बसरा साहब से पूछ लूं। बसरा साहब, वाकई ये तो सवाल है ना, ये तो बोर्ड को बिठा लें वज़ीर आज़म और पूछ लें। फिर मरियम वाला मामला भी लगता है आप लोग लटकाने के चक्कर में। सुमैया, मैं फिर नज़ीर लगारी साहब का बहुत तजर्बा है, मैं आपको खबर देता हूँ। अच्छा। देखें, जो बार बार कहा जा रहा है ना यास्मीन राशिद साहबा, और कहा जा रहा है कि शौकत खानम के डॉक्टर्स, हुआ ये है
کہ یہ रिपोर्ट्स डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने या शौकत खानम के डॉक्टर्स ने तैयार नहीं की। अच्छा। ये रिपोर्ट्स हुई हैं एक लैब में तैयार। तरह बात मेरे को समझिएगा, और मैं जो बात कह रहा हूँ ये पूरे वसूख से आपको कह रहा हूँ। डॉक्टर साहबा जो बयान दे रही थी या डॉक्टर साहब जो शौकत खानम का रेफरेंस दे रही हैं, वो रिपोर्ट्स को देकर दे रहे थे। मैं आपको पहला फिक्र अगर मेरा याद हो, मैंने क्या कहा कि वो रिपोर्ट्स जो है उनकी वैल्यूएशन होनी चाहिए, उनकी तहकीक होनी चाहिए। लैब का नाम क्या बताया आपने? कि क्या कह रही हैं? लैब का नाम क्या बताया सर आपने? लैब मेरा ख्याल है कि वो सरकारी लैब्स थी या प्राइवेट, इस बात में श्योर नहीं हूँ। अच्छा। मैं यही कह रहा हूँ कि वो कौन सी लैब थी जहाँ से ये रिपोर्ट्स तैयार हुई, और किन लोगों ने इसमें मुआवनत की तैयार करवाने में। वो तमाम के तमाम मुजरम है, खा वो शौकत बसरा हो, खा हुकूमत का कोई आदमी हो, खा वो लैब के लोग। बसरा साहब यही तो सवाल कर रही है ना आवाम कि अगर हुकूमत ये बोलती है कि मियां साहब अट्टे कट्टे हैं, तहकीकात होंगी, तो कब होंगी तहकीकात? मियां साहब तो गए हुए दिन इतने हो गए, सिर्फ बातें ही बातें हो रही हैं। सुमैया हो रहा है ये, मैं ये भी खबर दे देता हूँ, कल जो मीटिंग हो रही है हमारी स्पोक्स पर्सन की, मैं भी उस मीटिंग का हिस्सा हूँ। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने तौर पे इसकी तहकीक तफ्तीश कर रहे हैं कि ये सब कुछ क्या हुआ। अभी नज़ीर लगारी साहब ने जो बात कही है, सर मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी, मुझे ब्रेक लेने दें जरा। बसरा साहब आपकी बात से जरा आगे बढ़ाएंगे ना इस बात को कि लाहौर को कौन रहा है, बुज़दार साहब चला रहे हैं या फिर वज़ीर आज़म खुद चला रहे हैं? अगर उन्होंने सारे फैसले खुद करने तो फिर बुज़दार साहब का क्या फायदा? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू शो। बसर साहब आगे बढ़ने से पहले ज़ाहिर कल का जो मामला जिसने दिल दहला दिए हैं उस पर ज़रा आने से पहले मैं चाहूँगी अपनी बात आप मुकम्मल कर लें सर, और मेरा सवाल भी था जाने से पहले। अच्छा सुमैया, मैं ये कह रहा था कि वो जो रिपोर्ट्स हैं वो ना प्राइम मिनिस्टर ने तैयार की हैं, ना डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तैयार की हैं, ना ही जो हॉस्पिटल के डॉक्टर आए थे शौकत खान से उन्होंने तैयार की हैं। जिस लैब में तैयार हुई हैं, जिन्होंने उसको तैयार करने में मदद दी है, वो तमाम के तमाम लोगों के खिलाफ मैं समझता हूँ पहला तो 100 मोटो लेना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को, क्योंकि फ्रॉड करके, फ्रॉडलेंट पेपर तैयार करके, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स देकर वहाँ से रिलीफ लिया गया है, और डेफिनेटली हुकूमत भी इसके ऊपर एक्शन लेगी। और मैं पहले कह चुका हूँ प्राइम मिनिस्टर अपने तौर पर इस पर तहकीक कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं फिर कहूँ आपको, मैं लंदन में था, मैंने पहले कह चुका हूँ कि 15-20 दिन मियाँ साहब जिनके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि ज़िंदगी का 1 मिनट का पता नहीं है, आखिरी लम्हों पे है, डेथ बेड पे हैं, जिस शानो शौकत से वो लंदन गए, जिस शानो शौकत से वो वहाँ पर एजवेयर रोड पे सैर कर रहे हैं, हैरिड्स में जा रहे हैं, तो एक दिन भी हॉस्पिटल में नहीं गए, तो इसके ऊपर इंक्वायरी तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, सबूत भी पेश करने पड़ेंगे ना आप लोगों को कि भाई वो बिल्कुल भले चंगे हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है। पॉइंट लेकिन जरा मुझे आगे बढ़ने दें। बसरा साहब आज जो हम बात करें, ज़ाहिर कल जो तमाशा लगा रहा और PIC में जो मैदान जंग बना रहा, कुछ वकला जिन्होंने गुंडागर्दी मचाई, कुछ वकला, मैं बार बार कहूंगी, कुछ वकला जो गुंडागर्दी मचाते हुए PIC पहुंचे। एक वीडियो जो कि वायरल हुई, उस वायरल होने के बाद एक इंतकाम की आग में जलते हुए वकला पहुंचे PIC, जो कि सबसे बड़ा लाहौर का दिल के अमराज का हॉस्पिटल है, सस्ता हॉस्पिटल है जिसमें गरीबों का इलाज होता है। वहां पर पहुंच के उन नादार गरीब मरीजों के साथ जो सलूक किया गया नाजरीन, वो कल आपने देखा। इनको जरा रहम नहीं आया, इनको जरा सी इंसानियत इनके अंदर नहीं जागी कि ये इन्होंने एक औरत का मास्क उतार दिया। वो किसी की बहन थी, वो वहां पर जेर इलाज थी, वो जान से चली गई। किसी की माँ जान से चली गई, किसी की बहन जान से चली गई, किसी का भाई जान से चला गया। वो लोग जो अपनी जान बचाने आए थे, उनकी जान इन लोगों ने ले ली। डॉक्टर्स और वकला की लड़ाई में बेचारे मरीज पिस गए। सवाल अब ये है कि उसके बाद क्या हुआ? ये चलती हुई देख रहे हैं, ये पुलिस की वैन है, इस पुलिस की वैन को भी आग लगा दी गई। ये पहले से मालूम था कि एक वकला का एक जत्था है, जो कुछ वकला हैं वो आ रहे हैं, वो हमला करेंगे। रिपोर्ट्स पहले से मौजूद थी, सबको पता था कि क्या होने वाला है। उसके बावजूद सिर्फ
15 पुलिस एहलकार नाजरीन वहां पर तैनात किए गए। वो 15 पुलिस एहलकार जब वो गेट तोड़ा इन वुकला ने तो वो उनके साथ ही मौजूद थे, लेकिन वो 15 पुलिस एहलकार कुछ ना कर सके। पूरी जो पंजाब की इंतजामिया थी वो कुछ ना कर सकी और लोग अपनी जान से चले गए। आज वहां पर क्या सूरत हाल रही? ये सबसे बड़ा अस्पताल बंद रहा, इसका आईसीयू, इसकी ओपीडी बंद रही। वहां पर जो मरीज थे, कुछ मरीज जो वहां पर बचे हैं, उनका कैसे इलाज हो रहा है, जरा अंदर की सूरत हाल जान लेते हैं अस्पताल के अंदर से। माविश सुहेल हमारी नुमाइंदा में ज्वाइन करिए। माविश, कल के वाक़े के बाद आज यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रही हैं? लॉयर्स की जानिब से पीआईसी पर धावा बोलने के बाद कल से अब तक जो है पीआईसी में किसी किस्म का कोई पेशेंट जो है वो चेक नहीं किया गया। ओपीडीज़ मुकम्मल तौर पे बंद हैं, वार्ड्स बंद हैं, इमरजेंसीज़ जो हैं यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ का सामना भी है, उनको परेशानी भी हो रही है। इस वक्त मेरे साथ एक पेशेंट भी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि उनको यहाँ पर आके कितनी तकलीफ़ हो रही है कि यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो चेक नहीं कर रहे। लॉयर्स ने भी यहाँ पर हॉस्पिटल का जो है नक्शा ही टोटली चेंज कर दिया। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। मैं अपनी मदर को लेके आई हूँ, डॉक्टर नोमान को चेक करवाना है, उनके दिल के 2 वाल बंद हैं। हमें आज का टाइम था, अगर हम आज चेक नहीं करवाते वो 6-6 महीने बाद का टाइम दे देते हैं। अब हम इतनी दूर से तो हमारे हैं, रायविंड की साइड से हमारे हैं, लेकिन आज ये बंद है। ये गलत बात है बिल्कुल। कम से कम पेशेंट को तो मिलना चाहिए कि डॉक्टर कोई तो बैठे चेक करे, ये तो बात गलत है। डॉक्टर्स जो है वो भी कहते हैं कि जब तक उनके मुतालबात जो हैं वो नहीं माने जाएंगे, जब तक बिल पास नहीं होगा तब तक वो भी काम नहीं करेंगे। उनके मुतालबात अपनी जगह है, लेकिन पेशेंट अपनी जगह है। ऐसे में पेशेंट को कुछ हो जाए क्या करेंगे? डॉक्टर जिम्मेदारी लेंगे? कोई भी नहीं लेगा इसकी जिम्मेदारी, बिल्कुल भी नहीं कोई लेगा। ये बात बिल्कुल गलत है। हॉस्पिटल में कम से कम डॉक्टर बैठने चाहिए। और हम इमरजेंसी की साइड पे भी नहीं, यहाँ फ़ीस दी जाती है, फ़ीस हम 2000 दे के चेक करवाते हैं उन्हें। यहाँ कोई फ्री तो चेक कर नहीं रहे हैं, लेकिन कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। मेरी मदर इतनी बीमार है, उन्हें आज हम लेके आए हैं, उनके लेफ्ट बाजू में इतनी दर्द है। लेकिन कितने अफसोस की बात है। भावेश, बहुत शुक्रिया। ये मसीहाओं के बारे में बात कर रही हैं जो ये ओत लेते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से निभाएंगे। ये वो मसीहा हैं जो खुद दुश्मन बन गए हैं। डॉक्टर्स, उन्होंने हड़ताल कर दी है। वुकला, जिनका काम है इंसाफ देना, उन्होंने भी हड़ताल कर दी। आज पूरे मुल्क की अदालतों में कोई समाअत नहीं हुई, सब समाअतें मुलतवी हो गई। ये कौन लोग हैं? ये पढ़ा लिखा तबका है? ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? ज़रा इस पर सवाल उठाते हैं। फरहाद अली शाह एडवोकेट हैं, मेंबर हैं पंजाब बार काउंसिल के। बहुत शुक्रिया फरहाद साहब। कल जो सर हुआ, बहुत अफसोस हुआ, बहुत दिल दुखा कि कल मरीजों के साथ जो वकीलों ने किया, जो डॉक्टर्स ने किया। ज़ाहिर है सब वकील, सब डॉक्टर्स गलत नहीं हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं जो आप लोगों के उसमें घुस के और इस तरीके से काली भेड़ें हैं जो घुस के ही कर रही हैं? देखिए, मैं पहली तो बात ये कहना चाहूँगा कि इस वाक़े को कोई भी कम्युनिटी कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकती, ना हमें इसको जस्टिफाई करना चाहिए। इस वक्त ज़रूरत ये है कि ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं वकील हूँ, इस वक्त मैं एक पाकिस्तानी हूँ और हमें बतौर कौमियत सोचना पड़ेगा और इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा कि मैं अगर लॉयर हूँ तो मैंने अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है, वो उधर डॉक्टर हैं तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना। देखें, एक सारी लड़ाई में पिस रहा है। हमें ये देखना है कि देखें, इस तनाज़र में हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में कि ये मामला कहाँ से शुरू होता है। मैं आपका पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया। देखें, एक वकील साहब अपनी वालदा का इलाज के लिए पीआईसी जाते हैं। हमारा एक एंटाइटलमेंट है जो परवेज लाई दौर में हमारा नोटिफिकेशन किया गया था। उन्हें ये कहा गया कि जी नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया। उन्होंने कहा जी मैं हर महीने दवाई लेके जाता हूँ और ये हमारी इंटाइटल्ड साइड से मुझे दवाई मिलती है। वो जो भी क्रॉस टॉक हुआ वहाँ पे उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वुकला की तरफ से क्या FIR। हमारी डिमांड ये थी कि जो जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनकी CCTV फुटेज बनी हुई है तो उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। लेकिन उस वक्त हुआ ये कि YDA ने पूरे तरीके से उन लोगों को जो कल्प्रिट थे उनको डिफेंड करना शुरू कर दिया और हमने उस वक्त भी इनको हाथ जोड़े थे कि देखें, इस लड़ाई को, इंडिविजुअल्स की लड़ाई को इंडिविजुअल्स में रहने दें, इनको कम्युनिटी की लड़ाई ना बनाएं, इसको लॉयर्स वर्सेस डॉक्टर्स ना किया जाए। लेकिन उस वक्त किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद फिर हमने कोशिश की, हमारी तरफ से भी बड़े बैठे, डॉक्टर्स की तरफ से भी बैठे और हम इस मामले को इस नहज की तरफ लेके जा रहे थे कि डायलॉग से इस मामले को हल कर लिया जाए और जो नॉमिनेटेड हैं उनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हवाले किया जाए ताकि एक तो इन्वेस्टिगेशन हो, कलेक्शन ऑफ एविडेंस हो और उनके चलान अदालत में भिजवा दिए जाए। अगर वो कसूरवार होंगे ना सजा हो जाएगी, अगर उनके खिलाफ एविडेंस नहीं होगी तो लैक ऑफ एविडेंस वो बरी हो जाएंगे। क्या हुआ ये कि वहां पर जो हमारी नेगोशिएशन हो रही थी, इनकी तरफ से एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई जिसको डॉक्टर इरफान असलम हेड कर रहे थे। उन्होंने वहां जाकर पूरा एक मॉब सजाया
वहाँ पे कम्युनिटी के बारे में, लॉयर्स कम्युनिटी के बारे में मजाक का खेज किस्म की उन्होंने बयानबाजी की, उसकी फुटेज बनी, उसको वायरल किया गया, वो लाखों व्यू है उसके बाद देखें ये हमारे, अब ये उनकी तरफ से एक ज्यादती थी, दूसरी ज्यादती इधर। अच्छा फराज साहब चले अब आगे बढ़ते हैं ना, फराज साहब अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 जाने गई हैं, वो मरीज थे जो अपनी जान बचाने आए थे, ये जो भी वकला है जाहिर इनके चेहरे भी वाजे हैं, इनको गिरफ्तार भी किया गया। सवाल सुन लें फराज साहब, सवाल सुन लें, पंजाब बार कौंसिल इनके लाइसेंस मुअत्तल करेगी, ये अपनी तरफ से इकदाम करेगी? देखें मैं अभी ATC से अभी पेश होके आया हूँ इस केस के अंदर। देखें अब उनको ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया, ठीक है, नहीं किया कि हम उस प्रोसीडिंग को ना होने दें, उनके मफल्ड फेसेस से उनको जुडिशल किया गया फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड। हमने को जजेस को ये नहीं कहा कि आप इनको अभी बेल आउट कर दें, प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा जो है उसने अपना लॉ ने अपना मोशन लेना है, ठीक है, हम प्रॉपर तरीके से देखें। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आर्टिकल 10A के तहत फंडामेंटल राइट है एक कातिल के लिए भी उसको आप फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है। अब जिन लोगों को, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट CCTV फुटेज मौजूद है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन आप इस पे पूरी कम्युनिटी कुरान के अंदर 2 लाख से ज्यादा बुकला है। अगर 15 नहीं, कम्युनिटी की तो बात ही नहीं कर रहे ना हम फराज साहब, मैंने शुरू में इस लफ्ज इस्तेमाल किया, कुछ अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, मैंने कुछ का लफ्ज इस्तेमाल किया, ना सारे डॉक्टर्स बुरे हैं ना सारे वकला बुरे हैं सर। मुझे बड़े अफसोस से एक बात कहनी पड़ती, देखें बात यह है कि आप लोग, मैं हमेशा टॉक शोज में बैठूंगी कि इस वक्त जैसे हम लोग एक अपनी हकूक अदा कर रहे हैं, इसी तरह मीडिया एक बहुत बड़ा पिलर है हमारे मामले के अंदर, और मीडिया को पूरे तरीके से अपनी ड्यूटी। अब मुझे थोड़ा सा अफसोस से कहना पड़ा, देखें हमारे भी बहुत से लोग जो हैं वो जख्मी हुए, और वहाँ पे ये जो मॉब था ये सिर्फ लॉयर्स का मॉब नहीं था, उसमें डॉक्टर्स भी थे, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी था, और पथराव जख्मी हुए। मैं बिल्कुल आपकी बात को अग्री करती हूँ, वकला भी जख्मी हुए, डॉक्टर्स भी जख्मी हुए, लेकिन इसमें मरीजों का कोई कसूर नहीं था, इसमें उनका कोई कसूर नहीं था जो अपनी जान से चले गए। नहीं, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। फराज साहब बहुत शुक्रिया आपका, सर वक्त की कमी है, आई एम सॉरी, बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, जाहिर जस्टिफाई तो किसी सूरत नहीं किया जा सकता, लेकिन कल जो पंजाब में होता रहा, क्या वो ठीक था? कौन है जिम्मेदार इसका? मेरा एक और सवाल है कि जो कुछ लाहौर में हो रहा था, पुलिस वर्सेस डॉक्टर, एंड उसी वक्त दिल्ली में हो रहा था पुलिस वर्सेस लायर्स। जी, पुलिस और लायर्स की बिल्कुल इसी तरह से बाकायदा टीयर गैस फेंकी जा रही थी, बाकायदा पुलिस वालों की पिटाई हो रही थी, लायर्स पिटाई कर रहे थे, और यहाँ पर लायर्स जो हैं वो मरीजों के वो निकाल रहे थे, और मरीज मौत के मुंह में जा रहे थे, और डॉक्टरों की भी पिटाई हो रही थी। इससे पहले सरगोदा के एक हॉस्पिटल में जो है इसी तरह किया गया था कि बाकायदा डॉक्टरों को मुजरमों की तरह घेर घार कर लाया गया था और बड़े लोगों के सामने पेश किया गया था। तो एक तो ये है कि डॉक्टरों के साथ या वकील के साथ, किसी के साथ भी इस तरह का रवैया जो है वो मुनासिब नहीं है, इस तरह का रवैया नहीं रखा जाना चाहिए, और दोनों तरफ से एक तवाज़ुन होना चाहिए। एक लॉलेसनेस आई है इस कम्युनिटी में, जो कायदे आज़म की कम्युनिटी है। मेरा अपना ख्याल ये है कि फाउंडर्स ऑफ द पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी बात थी अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म में, कि वो इस पेशे से ताल्लुक़ रखते थे, वो वकालत के पेशे से ताल्लुक़ रखते थे, और उन्होंने लॉजिक से, मंतक से, दलील से, डंडे से नहीं, लाठी से नहीं, बिल्कुल असले से नहीं, ताकत से नहीं, मंतक से, लॉजिक से, दलील से, कानून से इस मतालबे को मंजूर करवाया, और ये मुल्क कायम हुआ है। और ये लॉजिक का मुल्क है, ऐसा नहीं है जो लोग कहा जा रहा है कि जनाब फलां चीज़ को टूल बनाया गया और पाकिस्तान बना। पाकिस्तान एक कदीम तरीन तहजीब है, उसका मुल्क बना, और उसके नतीजे में लायर्स का रोल बहुत अहम था। अब यहाँ ये रह गया है, वहाँ भी गांधी एक बड़े लायर थे, उनके मुल्क में भी यही हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है ना, इक़्तिदार सारी खत्म हो गई है जो आज ना, वो वैल्यूज नहीं रही, वो वैल्यूज ही नहीं, इक़्तिदार सारी खत्म हो गई। बसरा साहब तो उसी पेशे से हैं ना। मैं आ रही हूँ, मैं उन्हीं की जानिब आ रही हूँ। बसरा साहब, क्योंकि टाइम कम है, मैं आपसे 3 सवाल करूंगी, एक साथ आप जवाब दीजिएगा। एक तो जाहिर है आपने भी कानून पढ़ा है सर, कल जो कुछ हुआ, एंटी राइट फोर्स जो कि एहतजाज और रैलियों में होती है वो कहाँ थी? दूसरा सवाल, 15 पुलिस अफसरान ही सिर्फ क्यों तैनात किए गए? तीसरा सवाल, 2 हफ्ते पहले जो CCPO पंजाब और IG पुलिस को चेंज किया गया था, वो उन लोगों ने क्या किया? ये सब लोग किधर थे? सुमैया, पहली बात तो यह है कोई इफ एंड बट नहीं है। कल के वाक़े ने बतौर पाकिस्तानी, बतौर कौम
हमारे सर जो है ना वो शर्म से झुका दिए हैं। मजम्मत का लफ्ज़ तो वो एक बड़ा रवायती सा लफ्ज़ हो गया है। मेरे ख्याल में हम सब लोग एक, मुझे नहीं समझ आती, वो जंगल का कानून बना दिया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अब वकला और डॉक्टर, इनसे बढ़कर तो कोई भी कम्युनिटी ऐसी नहीं है दुनिया के अंदर जिनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हों, मुहज़्ज़ब लोग हों, जिनको माँ बाप दुआएं करते हैं, वजीफे करते हैं कि या अल्लाह मेरा बच्चा डॉक्टर या वकील बन जाए। लेकिन कल का वाक़या तो मैं समझता हूँ, ये कल जो बिल्कुल आपने सही कहा, चंद का लफ्ज़ जो आपने फ़िक्रा इस्तेमाल किया, हर महकमे के अंदर, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, और ये चंद काली बेड़े हैं, वो पूरे मामले का बेड़ा गर्क कर देती है। कल भी आप फुटेज निकाल ले, ये जो कोर्ट, मैं कहता हूँ जो लॉ की सुप्रीमेसी की निशानी चल रहे हैं, सारे फुटेजेस लोगों को इंसाफ लेकर देना है, उसको तो इन्होंने इतना शर्मनाक वाकया है। और सर इनको रोका क्यों नहीं गया? ये तो आ रहे थे काफिले की सूरत में, इनको रोका क्यों नहीं? भैया मैं बताता हूँ जी सर, जरा जल्दी बताइए। भैया मैं बताता हूँ, देखिए एहतजाज करना आपका आईनी हक है, लेकिन ये आपको हक कौन देता है कि आप अस्पतालों पे हमलावर हो जाएं? आपने जंगों के जमानों में कभी अस्पतालों पे हमले नहीं हुए हैं। देखिए आपने जो सवाल हमसे बतौर हुकूमत कर रही हैं, ठीक है, मैं उसको आपको सिर्फ 1 मिनट में बता देता हूँ। जी सर, हुआ ये, जब ये वाकया हुआ, जब ये वाकया हुआ, दोनों फ्रीकन को बिठाया गया। आज से 2 दिन पहले, वो आपको मैं डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा, बाकायदा इनका इन राइटिंग इनका राजीनामा हो गया, कंप्रोमाइज हो गया। फिर भी इंतकाम की आग में जलते रहे। वैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इंतकाम की आग में जलते हुए इन लोगों ने उन मरीजों की जान ले ली जो अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल में आए थे। ये लम्हा फिक्रिया है कि हमें बर्दाश्त खत्म हो रही है, ये हमें सोचना होगा। इसी पॉइंट के साथ इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।